तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दिमाग घुमा देती है। नाम है द बिलियनेयर बंकर डिसेप्शन। हाँ। सोचिए, दुनिया बिल्कुल कगार पर है परमाणु युद्ध के, और कुछ मतलब गिने चुने खरबपति वो अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही आलीशान हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर में चले जाते हैं। ये कहानी हमें मिली है और हम इसी के क्या कहते हैं ताने बाने को आज समझने वाले हैं। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का जो मेन सवाल है वो बहुत रियल है। क्या ये किमेरा अंडरग्राउंड पार्क नाम का बंकर, क्या वो सच में उतना सेफ है जितना बताया जा रहा है? हाँ, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा, बहुत ही महंगा धोखा है। इसी गुत्थी को सुलझाना है आज। कहानी का जो हीरो है मैक्स, उसके साथ हम शुरू से जुड़ जाते हैं। वो अभी जेल से निकला है। अच्छा, और उसका पास्ट काफी दुखद है। उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें उसकी मंगेतर की मौत हो गई थी, और वो खुद को जिम्मेदार मानता है। ये गिल्ट उसे खाता रहता है। और मजे की बात यह है कि उसे जेल से निकालने वाला उसका अपना बाप है, राफा, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। बाप रे। हाँ, और कहानी का बैकग्राउंड भी ऐसा है। दुनिया भर में टेंशन बहुत ज्यादा है, देशों के बीच लड़ाई बढ़ गई है, परमाणु हमले का डर सबको सता रहा है। हर तरफ बस डर का माहौल है। बिल्कुल, लोग बस किसी तरह सेफ रहना चाहते हैं। और इसी डर के माहौल का फायदा उठाने के लिए सामने आता है किमेरा अंडरग्राउंड पार्क। ये सिर्फ कोई बंकर नहीं है, ये जमीन के नीचे बसा एक छोटा मोटा शहर है। अच्छा। हाँ, और सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए बना है। इसकी जो मालकिन है मिनर्वा, वो एक बहुत प्रभावशाली महिला है। वो इन अरबपतियों को यकीन दिलाती है कि इस बंकर के अंदर वो बिल्कुल सेफ है, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। और ये सिर्फ बातें नहीं है, बंकर में एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, टॉप क्लास मेडिकल सुविधाएं हैं, हर तरह की लग्जरी है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? इस सिक्योरिटी की कीमत है अपनी प्राइवेसी, अपनी आजादी, पूरी तरह से सरेंडर। मतलब बंकर में रहने वालों की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। कैमरे, सेंसर्स, सब कुछ। सबको एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। एक जैसी यूनिफॉर्म? हाँ, कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं। ये तो बहुत अजीब शर्त है। सुरक्षा के बदले अपनी पहचान ही मिटा दो। यही तो। पर मिनर्वा इतनी कमाल की है, उसका बोलने का तरीका, उसके तर्क इतने लुभावने हैं कि ये अमीर लोग जो शायद अपनी जिंदगी में सारे फैसले खुद लेते आए हैं, हाँ, वो भी उसकी बातों में आ जाते हैं। वो उन्हें बाहर की दुनिया का इतना डरावना नजारा दिखाती है कि उन्हें लगता है बंकर ही एकमात्र ऑप्शन है। वो जैसे उनके डर से खेल रही है। मैक्स और उसका परिवार भी, मतलब पिता राफा और माँ फ्रेडा, वो भी इसी बंकर में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। क्या? मैक्स को पता चलता है कि उसकी मरी हुई मंगेतर का परिवार, उसकी बहन एशिया जो डॉक्टर है, और पिता लेर्मो, वो भी उसी बंकर में है। अरे बाप रे। हाँ, और जाहिर है वो लोग मैक्स को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, उससे बहुत नफरत करते हैं। मैक्स का गिल्ट और बढ़ जाता है। हालांकि लेर्मो जो पिता है वो थोड़ा समझदार है। वो अपनी बेटी एशिया को समझाने की कोशिश भी करता है कि देखो, पुरानी बातें पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा, खासकर ऐसे माहौल में। बंकर का माहौल वैसे भी बहुत कंट्रोल वाला है। हर तरफ यूनिफॉर्म पहने लोग, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हैं जिन पर 24 घंटे बाहर की दुनिया की भयानक खबरें चलती रहती हैं। कहीं बम धमाका, कहीं रेडिएशन फैल गया, शहर तबाह हो रहे हैं। मतलब लगातार डर का इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि लोग बंकर में ही अच्छा महसूस करें। बिल्कुल सही। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है कि देखो बाहर कितनी खतरनाक दुनिया है और तुम कितने लकी हो कि यहाँ इस सेफ बंकर में हो। लेकिन फिर एक दिन इस सेफ्टी के बुलबुले पर पहली चोट लगती है। बाहर कोई कथित न्यूक्लियर धमाका होता है और उसका असर बंकर के अंदर तक आता है। अंदर तक? कैसे? जोर के झटके लगते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, कहीं कहीं दीवारों से पानी रिसने लगता है। अरे, बंकर में ही सेफ नहीं तो फिर कहाँ? लोगों में हरकंप मच जाता है। उन्हें फौरन और भी ज्यादा सेफ जगह, जिसे डूम सिटी कहते हैं, वहां ले जाया जाता है। अच्छा, एक और सेफ जोन। हाँ, लेकिन इसी अफरा तफरी और अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिससे शक पैदा होता है। जब बिजली जाती है ना, तो उन बड़ी स्क्रीनों पर जिन पर वो बाहर की खबरें चल रही थीं, हाँ, उन पर कुछ पल के लिए अजीब से ग्लिच, कुछ टेक्निकल गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। ओ, जैसे कोई वीडियो अटक अटक कर चल रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे कुछ लोगों के मन में, खासकर मैक्स के मन में, ये सवाल उठता है कि ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या ये उतना ही असली है या कहीं इसे बड़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखाया जा रहा? और कहानी यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा करती है
कि हाँ ये सब झूठ है। क्या? एक बहुत बड़ा सोचा समझा धोखा। बाहर की दुनिया में कोई परमाणु युद्ध नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है। नहीं। मिनर्वा ने ही बंकर के आसपास कंट्रोल्ड वाले धमाके करवाए थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, हाँ, एआई, उसका इस्तेमाल करके पूरी तरह से झूठी मनगढ़ंत खबरें और वीडियो बनवाए थे। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को डराकर उन्हें एक तरह से किडनैप करके हाँ अपने बंकर में कैद कर लिया। और बेसिस क्या था? डर। हाँ, उसने डर को इतना बढ़ाया कि लोग सोचना ही भूल गए। एआई से बनाई बम धमाकों की आवाजें, जलते शहरों की तस्वीरें, सब इतना रियल लगता था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का कितना खतरनाक इस्तेमाल हो सकता है। सोचो जरा। हाँ, और जाहिर है धीरे धीरे बंकर की जिंदगी लोगों को जेल जैसी लगने लगती है। ये आलीशान बंकर अब एक सोने का पिंजरा है। कोई आजादी नहीं, हर वक्त कोई देख रहा है। लेकिन मिनर्वा ने बाहर का डर इतना भर दिया है कि कोई छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता। उन्हें लगता है बाहर गए तो मारे जाएंगे। और इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत बुरा होता है। एक लड़की जिसे पहले से क्लॉस्ट्रोफोबिया था, मतलब बंद जगहों से डर लगता था, हाँ। वो इस कैद और डर से इतनी परेशान हो जाती है कि सुसाइड करने की कोशिश करती है। ओह नहीं। किस्मत से एशिया जो डॉक्टर है वहीं होती है और उसे बचा लेती है। ये तो बहुत बहुत दुखद है। मिनर्वा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता चलता है ये सब। लगता तो नहीं है। उसका स्टाफ तो लगातार लोगों के वाइटल्स मतलब हार्ट रेट, बीपी ये सब मॉनिटर कर रहा है। उन्हें पता है कि डर और स्ट्रेस से लोगों की हालत बिगड़ रही है। उनके वाइटल्स डेंजर लेवल पर हैं। फिर भी वो कुछ नहीं करती। कुछ नहीं। यहाँ तक कि मिनर्वा की एक करीबी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब बंद कर दो, ये झूठ है, लोगों की जान खतरे में है। पर मिनर्वा पर कोई असर नहीं होता। हालात और बिगड़ते हैं जब राफा, मैक्स का बाप मेस हॉल में खाने के नियमों को लेकर स्टाफ से झगड़ पड़ता है। अच्छा। हाँ, और जब स्टाफ उसे रोकने आता है तो मैक्स गुस्से में उस स्टाफ वाले से भिड़ जाता है और उसका टेजर छीन लेता है। टेजर, वो शॉक देने वाला। हाँ वही। और मिनर्वा ये सब कैमरों पर देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। शायद वो चाहती है कि टेंशन बढ़े। और फिर तो हद ही हो जाती है जब मिनर्वा की वही दोस्त जो उसे रोक रही थी वो बंकर से भागने की कोशिश करती है। हाँ? तो मिनर्वा का भाई उसे गुस्से में धक्का दे देता है। उफ। वो ऊंचाई से गिरकर मर जाती है। हे भगवान, ये तो मर्डर है। और मिनर्वा इसे कैसे छुपाती है फिर? यहीं एआई का फिर से बहुत ही घटिया इस्तेमाल होता है। मिनर्वा एआई से नकली सीसीटीवी फुटेज बनवाती है। नकली फुटेज? हाँ। माँ, जिसमें ऐसा लगता है कि उसकी दोस्त ने या तो बैलेंस खो दिया या जानबूझकर कूदकर आत्महत्या कर ली। और लोगों पर अपना कंट्रोल और डर बनाए रखने के लिए वो एक और झूठी खबर फैला देती है कि एक और आदमी की मौत रेडिएशन से हो गई है। ये मिनर्वा आखिर है कौन? कोई तो वजह होगी ना उसकी ये सब करने की, इतनी क्रूरता। हाँ, कहानी हमें उसके पास्ट में ले जाती है। मिनर्वा और उसका भाई अनाथ थे। उनकी माँ उन्हें बचपन में छोड़ गई थी और वो अनाथालय में पले बड़े। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, पर मिनर्वा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसने बहुत मेहनत की और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। तो वो तो काबिल थी। फिर ये रास्ता क्यों चुना उसने? शायद इसलिए कि जब उसने अमीरों की दुनिया देखी, उनकी लाइफस्टाइल, उनका पैसा उड़ाना देखा, तो उसे लगा कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी उस लेवल पर नहीं पहुंच सकती। एक तरह की जलन। हाँ, जलन, कड़वाहट। यहीं से उसे ये बंकर बनाने और इन अरबपतियों को सबक सिखाने का आइडिया आया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, शायद ही उसकी नज़र में एक किस्म का बदला था। उसने अपने भाई, जो खुद भी इंजीनियर था, उसके साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया। और उसने तैयारी बहुत बारीकी से की। उसने अपने हर टारगेट, मतलब हर अरबपति पर पूरी रिसर्च की, उनकी कमजोरियां, उनके डर, सब कुछ पता लगाया। जैसे एक और अमीर कैरेक्टर है ग्विलर्मो, उसका भी बड़ा रोल है। हाँ, तो मिनर्वा ने इन सबको बंकर में लाने से पहले या तो उनसे खुद या फिर एआई की मदद से ऐसे वीडियो बनवा लिए जिनमें वो कह रहे हो कि वो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। अच्छा। ताकि किसी को शक ना हो। बिल्कुल, ताकि बाहर की दुनिया में कोई पूछे ही नहीं कि वो अचानक कहाँ गायब हो गए। कहानी में रिश्तों की उलझनें भी बहुत हैं। एक तरफ एशिया है, वो अपनी बहन का ब्रेसलेट ढूंढने के बहाने कॉम्पैक्टर रूम तक जाती है जहां कचरा वगैरह होता है। ये भी उसका असली मकसद होता है, अपनी बहन का पुराना फोन ढूंढना जिसमें शायद कोई सबूत हो। एक स्टाफ मेंबर उसे देख लेता है, पर अजीब बात है, वो उसे फोन ले जाने देता है। ये भी एक मिस्ट्री है। क्यों? पता नहीं। दूसरी तरफ गुलियर्मो का केस है। उसका बिजनेस पार्टनर है ऑस्वाल्डो, जो बंकर के बाहर है।
वो बार बार गुलियर्मो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ मिनर्वा फिर से? हाँ, मिनर्वा फिर खेल करती है। वो एआई डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करती है। मतलब एआई से गुलियर्मो का चेहरा और आवाज बना के खुद ऑसवाल्डो से वीडियो कॉल पे बात करती है। कमाल है। ऑसवाल्डो को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। उसे लगता है वो गुलियर्मो से ही बात कर रहा है। इसी बातचीत में मिनर्वा को पता चलता है गुलियर्मो के एक बहुत कीमती रेस के घोड़े के बारे में, BJ3। BJ3? हाँ, शायद दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा। मिनर्वा के मन में लालच आ जाता है। वो एआई गुलियर्मो बनकर ऑसवाल्डो को ऑर्डर देती है कि वो घोड़ा बेच दे। लेकिन पेपर्स तो गुलियर्मो के सेफ में होंगे। पासवर्ड? सही पकड़ा। पासवर्ड जानने के लिए वो गुलियर्मो के इमोशन से खेलती है। वो एक लड़की को गुलियर्मो के पास भेजती है जो उससे उसके दादाजी और घोड़े से जुड़ी पुरानी यादों की बातें करती है। गुलियर्मो भावुक होकर बातों बातों में सेफ का पासवर्ड बता देता है। कितना मैनिपुलेटिव है ये सब। रिश्तों में धोखे की परतें और भी हैं। राफा, मैक्स का बाप, वो मैक्स को बताता है कि उसने कोर्ट में मैक्स के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी थी। क्यों? क्योंकि गुलियर्मो ने राफा को धमकाया था और राफा ने गुलियर्मो के प्रति वफादारी दिखाने और शायद अपने बिजनेस इंटरेस्ट बचाने के लिए अपने ही बेटे को सजा दिलवा दी। अपने बेटे को? ये तो। और सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब मैक्स की माँ फ्रेडा वो मैक्स पर चिल्लाती है जब वो गुलियर्मो से लड़ रहा होता है। क्यों? बाद में वो अकेले में मैक्स को बताती है कि इसका गुलियर्मो के साथ सालों से अफेयर चल रहा है। क्या? हाँ, और उसने हमेशा गुलियर्मो को ही मैक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और राफा को इस अफेयर के बारे में सब पता था, फिर भी वो चुप रहा। ये तो रिश्तों का कैसा भयानक जाल है। इस सब के बीच मैक्स का शक अब पक्का हो गया है। उसे बंकर में छिपे हुए माइक्रोफोन, कैमरे सब मिल जाते हैं। अब उसे यकीन हो गया है कि ये बंकर कोई सेफ हेवन नहीं बल्कि एक जाल है, एक बहुत बड़ा धोखा। वो फैसला करता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बल्कि शायद सबको इस धोखे से निकालने के लिए। हाँ, और वो बहुत चालाकी से एशिया से कांटेक्ट करता है। भीड़ में ताश के पत्तों पर छोटे छोटे मैसेज लिखकर एशिया तक पहुंचाता है। अच्छा। उसे बताता है कि कैसे हर जगह निगरानी हो रही है और उसका भागने का प्लान क्या है। और एशिया जो पहले उससे नफरत करती थी अब क्या करती है? अब शायद उसे भी मिनर्वा और बंकर की सच्चाई दिखने लगी है। वो मैक्स का साथ देने का फैसला करती है। वो मदद करती है? हाँ, वो एक स्टाफ मेंबर को बेहोश करके उसके वायरलेस ईयरबड्स चुरा लेती है ताकि वो और मैक्स आपस में सीक्रेटली बात कर सकें। फिर वो दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक केतली को मॉडिफाई करते हैं। केतली को क्यों? ताकि उससे एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट किया जा सके। उनका प्लान क्या है? शॉर्ट सर्किट से क्या होगा? प्लान ये है कि शॉर्ट सर्किट से बंकर का मेन पावर सिस्टम बंद हो जाए। इससे सारी सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरे और सबसे इंपॉर्टेंट मिनर्वा का एआई सिस्टम रोकन वो कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। रोकन एआई का नाम? हाँ, वो शायद धुआं फैलाकर या झूठा फायर अलार्म बजाकर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं ताकि उस कंफ्यूजन में मैक्स एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल सके। इसी बीच बंकर के बाहर ओस्वाल्डो का शक भी बढ़ रहा है, वो जो गुइलेर्मो का पार्टनर है। हाँ, मिनर्वा जो नकली गुइलेर्मो बनी हुई है उसे एक बहुत ही अजीब सी शेल कंपनी में $900 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स कर रही है। 900 मिलियन? हाँ, ओस्वाल्डो को डील बहुत फिशी लग रही है पर वो नकली गुइलेर्मो के प्रेशर में है। फिर वो दिन आता है जब मैक्स और एशिया अपना प्लान एक्शन में लाते हैं। वो मॉडिफाइड केटली से शॉर्ट सर्किट करते हैं। धमाका होता है? हाँ, धमाका होता है। पूरे बंकर की लाइट चली जाती है, सारे सिस्टम डाउन। हर स्क्रीन पर बस एक शब्द लिखा आता है, रोकन, एआई बंद। ठीक उसी वक्त क्या ओस्वाल्डो की कॉल चल रही होती है नकली गुइलेर्मो से? हाँ, जैसे एआई क्रैश होता है ओस्वाल्डो की वीडियो कॉल कट जाती है और उसके स्क्रीन पर भी रोकन लिखा आता है। अब ओस्वाल्डो को कोई डाउट नहीं रहता कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। वो तुरंत डील कैंसिल करने की कोशिश करता है। लेकिन मिनर्वा इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही बैकअप पावर आता है, सिस्टम थोड़ा चालू होता है, मिनर्वा फिर से एआई का इस्तेमाल करके ओस्वाल्डो को धमकाती है, उसे वापस बुलाती है। और फिर ओस्वाल्डो को एक होटल में बुलाया जाता है। वहां उसे नशा दिया जाता है और बेहोशी की हालत में उससे वो $900 मिलियन के ट्रांसफर पेपर साइन करवा लिए जाते हैं। हे भगवान! उधर बंकर में क्या हो रहा है? मैक्स का क्या हुआ? बंकर में शॉर्ट सर्किट से जो अफरा तफरी मची है, जो धुआं है, उसका फायदा उठाकर मैक्स उस सीक्रेट दरवाजे तक पहुंच जाता है। अच्छा। लेकिन मिनर्वा को भी पता चल जाता है कि ये सब मैक्स का किया धरा है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है, मैक्स को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा, या गोली मार दो। क्या मैक्स बच निकलता है?
ये तो बहुत इंटेंस हो गया है। हाँ, कहानी बहुत तेज हो जाती है। उधर बाहर ओस्वाल्डो जब अपने प्लेन में वापस जा रहा होता है, उसे सड़क किनारे एक बिलबोर्ड पर उसी लड़की की फोटो दिखती है जो उसे होटल में मिली थी। वही लड़की जिसने शायद नशा दिया था। हाँ, अब उसे 100% यकीन हो जाता है कि गुलेर्मो फंसा हुआ है और ये सब एक बड़ी साजिश है। वो फौरन पायलट को प्लेन वापस उसी नकली कंपनी के एड्रेस पे ले जाने को कहता है। कहानी खत्म होने से पहले कुछ और राज खुलते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। एंड में कुछ और शॉकिंग बातें पता चलती हैं। एशिया को किसी तरह पता चलता है कि उसकी माँ की मौत जो सालों पहले हुई थी, वो असल में मैक्स की दादी के दिए मॉर्फिन ओवरडोज और शराब की कॉम्बिनेशन से हुई थी। क्या? एक और पारिवारिक राज? हाँ, और मैक्स और एशिया का क्या होता है? भागने से ठीक पहले जब मैक्स दरवाजे पर होता है और एशिया कंट्रोल रूम से उसकी हेल्प करी होती है, वो दोनों ईयरबड्स पर बात करते हैं। एशिया, जो कभी उससे नफरत करती थी, हाँ, वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। मैक्स भी वादा करता है कि वो उसे और बाकी सबको बचाने जरूर वापस आएगा। और फिर मैक्स एक भारी भरकम रेडिएशन प्रूफ सूट पहनकर बंकर का बाहरी दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखता है। बाहर? हाँ, उसे नहीं पता कि बाहर सच में रेडिएशन है या नहीं, दुनिया कैसी है, या वो जिंदा भी बचेगा या नहीं। और कहानी यही खत्म हो जाती है, एक क्लिफहैंगर पर। बिल्कुल, कहानी हमें बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या मैक्स बाहर जिंदा रह पाएगा? क्या वो सबको बचा पाएगा? क्या बाहरी दुनिया वाकई सेफ है, या वो भी मिनर्वा के झूठ का ही एक और बड़ा पर्दा था? उफ, इस पूरी कहानी को देखें तो कई सारी थीम्स हैं। धोखा, कंट्रोल के लिए डर का इस्तेमाल, सेफ्टी की असली कीमत क्या होती है। हाँ, और कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, हमारी रियलिटी की समझ को ही बदल सकती है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले मोमेंट्स वो थे जब पता चला कि सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बाहरी दुनिया की नकली इमेज एआई से बनाई और कंट्रोल की जा रही थी। ये सोचना ही डरावना है कि फ्यूचर में ऐसा किस हद तक हो सकता है। मिनर्वा का कैरेक्टर भी सोचने पर मजबूर करता है। उसका पास्ट, उसके मोटिवेशंस, क्या वो सिर्फ विलन थी या सिस्टम की शिकार? और रिश्तों में जो धोखा दिखाया है, राफा का अपने बेटे के खिलाफ जाना, फ्रेडा का अफेयर। हाँ, वो दिखाता है कि कैसे प्रेशर और डर में इंसानी रिश्ते टूटते हैं या उनका असली रंग सामने आता है। आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। मतलब, सेफ्टी के नाम पर इंसान अपनी आज़ादी, अपनी पहचान कहाँ तक कुर्बान कर सकता है? और क्या टेक्नोलॉजी पर हमारी ये जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ये हमें धोखे और मैनिपुलेशन के लिए और ज्यादा वल्नरेबल बना रही है? वाकई ये सोचना जरूरी है कि जब टेक्नोलॉजी सच और झूठ के बीच की लाइन ही मिटा दे और जब इंसानों के बीच का भरोसा ही खत्म हो जाए, तो उस दुनिया का क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है, जिन पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।